भीषण गर्मी से परेशान उत्तर भारत और दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए मौसम विभाग की तरफ से ताज़ा भविष्यवाणी जारी की गई है, जो जानकर दिल्ली एनसीआर के लोगों को और साथ ही जो अगर हम बात करें राजस्थान के लोगों की या पंजाब के लोगों की, इनको जो मौसम विभाग ने भविष्यवाणी जारी किया है उसको सुनकर ज़्यादा जो है वो तसल्ली नहीं मिलेगी मौसम के लिए, क्योंकि मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी जारी की है उसके अनुसार आने वाले एक हफ्ते तक जो दिल्ली एनसीआर का मौसम है, इसके साथ ही राजस्थान का मौसम है, पंजाब का मौसम है या फिर हरियाणा का मौसम है, वहां पर इसी तरीके की जो अभी गर्मी जारी है वो गर्मी बादस्तूर जारी रहेगी। इस मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल मौसम विभाग की तरफ से जो ताज़ा भविष्यवाणी जारी की गई है उसके अनुसार अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो ज़रूर जम्मू कश्मीर के आसपास का जो इलाका है यहाँ पर सक्रिय है, जिसकी वजह से रामबाण में बादल फटने की जो गतिविधि है वो देखने को मिली थी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी अब धीरे धीरे कम हो रही है और उसी की वजह से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो मौसम है वो सुहावना बना हुआ है और बारिश जो है वो वहाँ पर हो रही है। लेकिन ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो इंटेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि उसकी जो ठंडी हवा है वो दिल्ली एनसीआर या मैदानी इलाकों तक पहुँचे। हाँ, पंजाब के जो सटे हुए इलाके हैं पहाड़ से, वहाँ पर ज़रूर जो है वो ठंडक मिलेगी, लेकिन जो नीचे मैदानी इलाके हैं वहाँ पर इसी तरीके की जो गर्मी है वो जारी रहेगी और अगले तकरीबन 3 से 4 दिन तक साफ मौसम रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। इतना ही नहीं, दिल्ली एनसीआर के अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से ये भी अनुमान जताया गया है कि अगले एक हफ्ते तक जो मौसम है दिल्ली एनसीआर का वो शुष्क बना रहेगा। अभी भी आप मेरे पीछे ऊपर आसमान में देख सकते हैं कि तेज धूप आसमान में खिल रही है और यही लोगों के ऊपर जो तेज धूप के थपेड़े हैं वो पड़ रहे हैं और जो अधिकतम तापमान है वो आज का तकरीबन 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 41 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। यानी दिल्ली एनसीआर के लोगों को 40 डिग्री की गर्मी के थपेड़े अगले एक हफ्ते तक झेलने पड़ सकते हैं। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जरूर जो है वो 24 तारीख से सक्रिय हो रहा है, जो जम्मू कश्मीर के आसपास और हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा। उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ी बहुत मौसम में जो है वो मामूली जो गिरावट है, जो तापमान बढ़ रहा है मैक्सिमम, उसमें मामूली गिरावट हो सकती है, लेकिन ज़्यादा इसकी संभावना भी नहीं है। वहीं अगर हम अलर्ट्स की बात करें तो दिल्ली के लिए भले ही इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन मौसम विभाग ने लू को लेकर या कोई दूसरा अलर्ट जो है वो दिल्ली के लिए जारी नहीं किया। हाँ, राजस्थान के लिए जो है वो येलो अलर्ट ज़रूर जारी किया गया है। इसके साथ ही हरियाणा के जो कुछ ज़िले हैं वहाँ के लिए भी येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो यानी कुल मिला के आने वाले एक हफ्ते तक उत्तर भारत के जो ज़्यादातर मैदानी इलाके हैं वहाँ पर लोगों को गर्मी के तेज थपेड़े पड़ते रहेंगे और गर्मी इसी तरीके से लोगों को परेशान करते रहेगी और दिल्ली एनसीआर में जो तापमान है वो तो 24 अप्रैल को तकरीबन 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं, मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद भी हैं। दिल्ली में आज राजनीतिक घमासान खूब मचा, क्योंकि आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि हम आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर का चुनाव नहीं लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके 2 नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह सामने आए और उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब हम बीजेपी को इस बात के लिए मौका देते हैं कि वो आए और आकर के दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ दिल्ली का विकास करें। आपको बता दें कि दिल्ली में कई आम आदमी पार्टी के पार्षद ऐसे हैं जो पहले ही आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं और बीजेपी वो ज्वाइन कर चुके हैं और ऐसे में इसलिए बीजेपी का जो पलड़ा था वो पहले से ही भारी नज़र आ रहा था। विधानसभा चुनाव के दौरान कई आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन की थी, जिसके बाद से ये एहसास उसी वक्त आंकड़ों के अनुसार होने लगा था कि अब बीजेपी नगर निगम में मजबूत हो गई है और आने वाले समय में स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन, मेयर और डिप्टी मेयर बीजेपी का हो सकता है। और ऐसे में आज जब आम आदमी पार्टी ने चुनाव न लड़ने की बात कही तो इससे बात साफ हो गई कि बीजेपी अब बिल्कुल पूरी तरह से नगर निगम पर भी काबिज हो चुकी है। अब देखा जाए तो दिल्ली में बीजेपी डबल नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन के साथ सत्ता में विकास करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और यही आम आदमी पार्टी चाहती भी है कि दिल्ली में पूरी सत्ता बीजेपी के हाथ में आ जाए, जिससे आने वाले दिनों में विपक्ष की भूमिका पूरी महत्वपूर्णता के साथ निभाई जा सके। क्योंकि इस वक्त दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के पास नगर निगम था तो हमेशा ये झगड़ा दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी में बना रहता था। जिस वक्त दिल्ली की सफाई व्यवस्था की बात
बात होती थी तो दिल्ली सरकार या बीजेपी के लोग हमेशा ये कहते थे कि नगर निगम आम आदमी पार्टी के पास है और वो पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसी वजह से दिल्ली बद से बदतर हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से आज दिल्ली में राजनीतिक माहौल ने करवट बदली है, उससे बात साफ हो गई है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीतिक जो मूवमेंट थी वो पूरी तरह से चेंज कर दी है और उसने हर तरीके से अपने आप को विपक्ष में रखने का फैसला कर लिया है। यानी कि अब आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार, नगर निगम में बीजेपी, इन दोनों से सवाल करेगी कि आखिर किस तरह के विकास हो रहा है। हालांकि आज बीजेपी की तरफ से दोनों ही उम्मीदवार घोषित कर दिए गए थे जिनका पहले ही तय था कि बीजेपी अब मेयर भी आसानी से बना सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। देश में अमरनाथ यात्रा शुरू होने से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के लोगों को किस तरीके से अमरनाथ यात्रा में जाने का मौका मिलेगा, 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक की इस यात्रा में देश भर के जो पर्यटक होते हैं, देश भर के जो यात्री होते हैं, देश भर से जो श्रद्धालु होते हैं, वो अमरनाथ यात्रा की ओर रुख करते हैं और अमरनाथ यात्रा को किस तरीके से सुलभ और आसान बनाया जा सके, इसको लेकर के लगातार देश की सरकार काम कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बार उत्तर प्रदेश से जो श्रद्धालु अमरनाथ के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। खासकर इस बार अब तक लखनऊ में केवल 2 अस्पतालों में ही अमरनाथ जाने के लिए हेल्थ चेकअप होता था, लेकिन अब अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले लोगों का लखनऊ में 5 अस्पताल ऐसे हैं जिनमें खासकर मेडिकल चेकअप होगा। जिनमें से प्रमुख अस्पताल हैं सिविल अस्पताल, दूसरा रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल, तीसरा बलरामपुर अस्पताल, चौथा BRD अस्पताल और साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज। इन सभी जगहों पर जो है अब मेडिकल चेकअप हो जाया करेंगे, जिससे कि आसानी से अमरनाथ जाने वाले जो श्रद्धालु हैं वो आसानी से इन जगहों पर अपनी हेल्थ का चेकअप करा करके उस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन के दौरान लगा सकेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पे कहना है कि किसी भी कीमत पर जो उत्तर प्रदेश से यात्री जाएं वो स्वस्थ हों और स्वस्थ होंगे तभी अमरनाथ यात्रा को सकुशल किया जा सकता है। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा जो कि 9 अगस्त तक चलेगी। इस यात्रा में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5 अस्पतालों को इसलिए संगठनात्मक किया गया है जहां पर अमरनाथ यात्रा में जाने वाले श्रद्धालु अपने हेल्थ की चेकअप कराने के बाद वहां से उस सर्टिफिकेट के आधार पर अमरनाथ यात्रा का सर्टिफिकेट अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन में लगा सकेंगे। अमरनाथ यात्रा चूँकि बड़ी ही टफ चढ़ाई है, ये बताया जाता है कि अमरनाथ में कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए लोग पहुंचते हैं और भोलेनाथ के दर्शन के साथ साथ इस यात्रा को किस तरीके से आसान और सुलभ बनाया जा सके, इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है। अब राजधानी लखनऊ में 2 नहीं बल्कि 5 अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन हो सकेगा हेल्थ चेकअप का। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार की वेबसाइट पर भी राजधानी वासी उन अस्पतालों के नामों को देख सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज, लखनऊ। राजधानी लखनऊ के पॉश एरिया गोमती नगर में जिस तरह से 2 मजदूरों की पीट के हत्या कर दी गई है, अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से दोनों मजदूरों के पास, डेड बॉडी के पास या घटनास्थल आप कह सकते हैं, वहां पर बैट मिला है और बैट को पुलिस ने अपने पास रख लिया है। और जिस तरह से दोनों जो मजदूर थे झुग्गी में रहकर मजदूरी का काम करते थे, तो हालांकि ये पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि कई अहम सुराग हाथ लगे हैं इन दोनों मजदूरों के पीटने और हत्या के प्रकरण को लेकर। तमाम ऐसे संदिग्ध हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। माना यह भी जा रहा है कि जिस तरह से दोनों मजदूर बहराइच निवासी थे और लखनऊ के गोमती नगर में रहकर झुग्गी डालकर मजदूरी का काम करते थे। हालांकि पूरे मामले को लेकर जिस तरह से दोनों मामले पुलिस के अधिकारी लगातार इसकी जांच की दिशा को आगे बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी सूत्रों के अनुसार पता चला है कि जो पुलिस अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि कई अहम सुराग भी मिले हैं। इन दोनों हत्या की वजह तलाशने को लेकर कहीं ना कहीं जो पुलिसकर्मी हैं, अधिकारियों का यही कहना है कि अवैध संबंधों के चलते भी इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है। इस तरह का इशारा पुलिस के प्रथम दृष्टया जांच को
देखते हुए कहा जा सकता है। लेकिन अभी भी पूरे मामले को लेकर आधिकारिक बयान पुलिस की तरफ से नहीं आया है कि आखिर इन दोनों की मौत की वजह और कारण क्या है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से कुछ संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की कड़ी को तेज कर दी है, तो ये भी माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही पूरे मामले का खुलासा पुलिस करेगी। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK 24x7, लखनऊ। कल प्रयागराज में एक राजनीतिक बयान देके अखिलेश यादव ने हंगामा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उस बयान पे करारा प्रहार किया। हमारे चैनल पे भी और भी बयानात जो है वो लोगों के नज़र आए। सबसे अहम चीज़ है कि अखिलेश यादव ने श्याम लाल पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी सुपुत्री के विवाह में प्रयागराज गए थे, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि ये महाकुंभ जो है ये आस्था का कुंभ नहीं था, ये राजनीतिक महाकुंभ योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया था। वो क्यों बनाया था? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की इमेज को इनलार्ज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी पटकथा तैयार की और योगी आदित्यनाथ इसका क्रेडिट लेते हुए अपनी इमेज को एज अ प्रधानमंत्री की इमेज बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के ज़रिए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे वार किया अखिलेश यादव ने और ये बताने की कोशिश की है नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री को कि देखिए योगी आदित्यनाथ भी लाइन में लगे हुए हैं। तो एक तरह से जो गुटबाजी, आपस में कलह भारतीय जनता पार्टी में, केंद्र और स्टेट की कलहबाजी जो आए दिन मीडिया हाउसेस के ज़रिए से, आम जनमानस के ज़रिए से, पार्टी के नेताओं के ज़रिए से खबरें आ रही थीं, उसमें और आग लगाने का काम अखिलेश यादव ने किया है। ये बताने की बात की है कि कलहबाजी जो केंद्र यानी दिल्ली और लखनऊ में चल रही है उसमें हम और आग लगाएंगे, ये कह के कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के दावेदार होने जा रहे हैं। अब मोदी कहीं ना कहीं पीछे हटेंगे। अहम जो तस्वीर है, इमेज है हिंदुत्व की, अब योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। उसके चेहरे से हिंदुत्व अपनी पहचान बनाने में लगा हुआ है इस देश में। तो अखिलेश यादव ने राजनीतिक दांव प्रयागराज में ज़रूर खेला। अब देखने वाली बात है कि ये राजनीतिक दांव में कितना असर मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। कैमरामैन सुमित के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, JK न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। फरीदाबाद में एक प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। दरअसल एक गौरव नाम के युवक जो कि एक प्राइवेट स्कूल में PTI टीचर का काम करते थे, उसकी 19 तारीख को एक फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की रहने वाली नेहा लड़की के साथ शादी होनी थी, लेकिन नेहा ने अपने बॉयफ्रेंड सौरभ से कहकर जो गौरव है उसको जो है धमकाने और उसके बाद उससे पर लाठी डंडों से मारपीट करने के बाद उसकी मौत हो गई। दरअसल नेहा का जो प्रेमी है सौरभ, वो फरीदाबाद का ही रहने वाला था। इससे पहले गौरव को धमकाने और डराने और धमकी देने का काम पिछले महीने किया गया था, लेकिन उसकी शिकायत BPTP थाने में दर्ज कराई गई थी। लेकिन जो सौरभ है उसने लिखित में माफ़ी मांगी और कहा कि आगे ऐसा नहीं होगा। लेकिन शादी से 3 दिन पहले ही फिर एक बार गौरव और सौरभ की मुलाकात जो है नेहा ने जानकारी दी और फ़ोटो भेजा कि जो गौरव है वो कुछ देर बाद बल्लभगढ़ के तिरखा कॉलोनी क्षेत्र में पहुंचेगा और इस दौरान वो वहां पर मुलाकात करने आएगा। तभी सौरभ और उसके साथ सोनू ने उन पर जो है लाठी डंडों से हमला कर दिया और घायल अवस्था में गौरव को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर 3 दिनों तक वेंटिलेटर पर उसका इलाज चला। ऐसे में अब परिवार वालों ने जो है लगातार मामला पुलिस में दर्ज कराया, जहां पर उसके बाद गौरव की जो है मौत हो जाती है हॉस्पिटल में इलाज के दौरान। और अब परिवार वाले जो है इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में सौरभ और सोनू को जो है जो 2 आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया है और रिमांड पर उनसे पूछताछ की जा रही है। तो वहीं अब परिवार वालों ने जो गौरव है उसका अंतिम संस्कार किया है और जो शादी में इस्तेमाल होने वाले जो कपड़े थे उनको भी जो है चिता पर ही जलाने का काम किया। हालांकि परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और इंसाफ की गुहार लगा रहा है।
तो वहीं अब इस पूरे मामले में जो नेहा नाम की लड़की थी जिससे गौरव की शादी होनी थी और उसका पति माफ़ी चाहूँगा उसका परिवार जो है लंबे समय से अब फरार है और पुलिस अब उनसे पूछताछ करने के लिए उनकी जो है छानबीन कर रही है। और इस पूरे मामले के बाद फरीदाबाद के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आखिर ये पूरा वाक़या प्रेम प्रसंग के चलते हुआ और इसमें ऐसा जो हुआ है वो बेहद गलत हुआ है। और अब लड़की के परिवार और लड़की को जो है फांसी की मांग जो है लोग सोशल मीडिया के ज़रिए कर रहे हैं। अब पूरा जो मामला प्रेम प्रसंग का बताया गया उसमें यह भी बातें नज़र आई कि 1 महीने पहले जब गौरव को सौरभ और सोनू की ओर से जो है धमकी दी गई थी तो पुलिस ने क्यों आखिर कार्रवाई नहीं की और अब गौरव को जान गंवानी पड़ी। सही राकेश के साथ संदीप गोयल 24/7 न्यूज़ फरीदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराज गर्ग राजधानी देहरादून से और बात करेंगे उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की, क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होने में मात्र 8 से 9 दिन बाकी बचे हैं और इससे पहले कहने के सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, कहा जाए शासन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कर ली गई हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि चारधाम की जो तैयारी हैं वो अंतिम दौर पर पहुँच चुकी हैं। और मैं देखिएगा कि चारधाम यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं सभी शासन प्रशासन सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो व्यवस्थाएँ हैं उनको सुधारा जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से भी समय समय पर लगातार बैठकों का दौर जारी है और लगातार अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है और अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी भी कोई भी अव्यवस्था ना हो, उसके लिए सभी विभाग कहीं ना कहीं मिलजुल कर जो चारधाम की तैयारी हैं वो पूरी कर ली जाए। क्योंकि लगातार देखा जाता है कि जब भी चारधाम यात्रा शुरू होती है तो कहीं ना कहीं जाम का झाम चारधाम में आने वाले यात्रियों को झेलना पड़ता है और वो जाम का झाम ना झेलना पड़े उसके लिए परिवहन विभाग को भी सख्त कर दिया गया है और परिवहन विभाग भी कहीं ना कहीं इस पर पूरी निगरानी रखे हुए है। क्योंकि परिवहन अधिकारी की तरफ से भी बताया गया है कि चारधाम यात्रा वाले रास्तों पर 5 चौकियां परिवहन विभाग की होंगी और इसके साथ ही सचल दल भी लगाया जाएगा ताकि वो चेकिंग भी करेंगे और कहीं पर भी जाम की स्थिति ना बने उसकी पूरी व्यवस्था कहीं ना कहीं परिवहन विभाग देखेगा। और इसके साथ ही देखेगा स्वास्थ्य विभाग की यदि बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भी अपने कैंप जगह जगह पर लगाने की जो तैयारी है वो कर चुका है और चारधाम यात्रा के दौरान सभी जगहों पर जो कैंप हैं स्वास्थ्य विभाग के वो लगेंगे ताकि किसी भी यात्री को यदि कोई दिक्कत होती है तो उनको समय पर मेडिकल मिल सके, मेडिसिन मिल सके, उसको लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है। तो कहा जा सकता है कुल मिलाकर कि सभी विभागों ने कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा की जो तैयारी है उसको अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़ देहरादून। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और पीलीभीत की बड़ी खबर को लेकर के मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी। पीलीभीत में अब शिक्षण कार्य और भी बेहतर होने जा रहे हैं। जिले के माध्यमिक स्कूलों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का काम अब तेजी से चल रहा है, जिससे जिले के 35 राजकीय विद्यालयों की सूरत अब बदलने वाली है। विद्यालयों में होने वाले कार्यों के लिए शासन से करीब 131 करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत हो गई है। कार्य की प्रगति के आधार पर कई चरणों में बजट को बांटा जा रहा है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से राजकीय विद्यालयों की व्यवस्थाओं को सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए जिले के 35 राजकीय विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के 62 कार्य कराए जा रहे हैं। इसमें बहुउद्देशीय हॉल, विज्ञान लैब, अतिरिक्त कक्ष समेत अन्य सुविधाएं शामिल होंगी। यह कार्य राजकीय इंटर कॉलेज न्यूरिया, राजकीय हाई स्कूल जमनिया, राजकीय इंटर कॉलेज पोटाकला, राजकीय इंटर कॉलेज अमरिया के अलावा राजकीय हाई स्कूल खिड़कियां बरगदिया, राजकीय हाई स्कूल मुरैना, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पूरनपुर और राजकीय इंटर कॉलेज गबिया सराई आदि विद्यालय इसमें शामिल होंगे। विद्यालयों को बेहतर बनाने के लिए लगाई जा रही धनराशि का कहीं बंदरबाट ना हो सके, इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग भी गंभीर है। विभाग के अफसर लगातार हो रहे कार्यों का निरीक्षण कर स्थिति पर भी नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही DIOS ने कार्य की गुणवत्ता का ध्यान रखने के भी निर्देश जारी किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK 24/7 न्यूज़ पीलीभीत। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे और सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा की तरफ से न्यायपालिका के मामले पर
आए दोनों ही बयानों पर अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना किनारा कर लिया है। निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से न्यायपालिका पर आरोप लगाया और बयान दिया कि उत्तर प्रदेश या कहें या पूरे देश भर में जो भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसकी जिम्मेदार न्यायपालिका है, तो वहीं डॉक्टर दिनेश शर्मा की तरफ से जो बयान आया, उन्होंने कहा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जिसका जो काम है वो कर रहा है, मॉनिटरिंग का काम न्यायपालिका है, वो उसको बेहतर तरीके से करे, या फिर कानून की व्याख्या करने का जब जिम्मा है तो उसका कार्य करे। विधायिका का काम जो है वो विधायिका कर रही है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तौर पर किनारा कर लिया है, लेकिन अब इसका फ़ायदा उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, समाजवादी पार्टी ने उठाना शुरू कर दिया है। और यही वजह है समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनकी तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी तो अपनों की भी सगी नहीं है। इसके पीछे जो सियासी समीकरण देखा जा रहा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी गुटबाजी है उसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी एक नया सियासी समीकरण बना करके लेना चाहती है। और यही वजह है अब अखिलेश यादव लगातार अंदरूनी गुटबाजी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की लगातार बयान दे रहे हैं। अब आगे आने वाला जो समय है उस पर देखना होगा कि आखिरकार समाजवादी पार्टी की ये जो नया समीकरण है कितना फ़ायदा देता है। कैमरा पर्सन किशन के साथ शुभ प्रताप सिंह, जेके न्यूज़, लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं हूं मनीष कुमार। इस वक्त जो है बिहार ही नहीं पूरे देश के अंदर जो है डीएमडी बीमारी से का लाखों बच्चों जो है ग्रसित हो गए। बच्चे के माता पिता अपने बच्चों को इलाज के लिए जो है दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन देश के अंदर जो है डीएमडी बीमारी का दवाई उपलब्ध नहीं है। कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री महज 6 महीने में कोरोना का वैक्सीन तैयार करवाते हैं और देश के आम जनता को, आम नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करवाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी जो है छोटे छोटे बच्चे, 2 से 3 साल के नन्हे मुन्ने बच्चे, कई लाख बच्चे अपने देश के प्रधानमंत्री से जीवन दान मांग रहे हैं, क्योंकि जो डीएमडी बीमारी है इसका दवाई जो है भारत में उपलब्ध नहीं है। ये दवाई जो है श्रीलंका, कनाडा, अमेरिका जैसे देशों में उपलब्ध है, जिसका कीमत 20 से 22 करोड़ रुपये बताए जाते हैं एक इंजेक्शन का। आखिर ये गरीब किसान, गरीब मजदूर लोग जो है कहाँ से इतने पैसे का व्यवस्था करेंगे, इतने रुपये का व्यवस्था करेंगे। अब तो इन बच्चों का भविष्य है, इन बच्चों का जीवन देश के प्रधानमंत्री के हाथों में है। अगर देश के प्रधानमंत्री चाह लेंगे तो भारत में भी जो है डीएमडी बीमारी का दवाई उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि जब कोरोना काल में जब भारत जो है अन्य देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराता है तो फिर भारत में डीएमडी बीमारी का दवाई क्यों नहीं। अगर थोड़ा सा अगर जो है देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो डीएमडी बीमारी का जो दवाई भारत में भी उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि बच्चे का माता पिता जो है अपने बच्चों के इलाज के लिए जो है दर दर की ठोकरें खा रही है। अब इन लोगों का एक ही उम्मीद और एक ही भरोसा है देश के प्रधानमंत्री पर कि वही जो है मेरे बच्चों का जीवन दान दिला सकते हैं। अब इन लोगों का एक ही मांग है कि हे सरकार, मेरे बच्चों को आप कर दीजिए जीवन दान, क्योंकि अब मैं बच्चे के बिना नहीं रह सकता हूं। अगर मेरे बच्चे की अगर जो है मृत्यु होती है तो मैं भी बच्चे के साथ में मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ये ऐसे बातों से जो है कहीं ना कहीं बिहार ही नहीं पूरे भारत के अंदर जो है इस बीमारी से ग्रसित माता पिता का एक ही आवाज़ आ रहा है। कई परिवार जो है 18 से 20 साल के बच्चे गंवा चुके हैं। लोगों का कहना है कि मैं 18 से 20 साल का बच्चे को मैं गंवा चुका हूं, लेकिन अभी तक भारत में ये मेडिसिन उपलब्ध नहीं हुआ है। अगर ये मेडिसिन उपलब्ध होता तो शायद मेरे बच्चों का जान बच सकता था, लेकिन ये गरीब लोग अपने बच्चों को इलाज कैसे कर पाएंगे। कहीं ना कहीं उम्मीद जताए हुए हैं, लगाए हुए हैं देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कि भारत में जो है जब वैक्सीन बने गया तो फिर जो है डीएमडी बीमारी का दवाई उपलब्ध क्यों नहीं। देश के प्रधानमंत्री चाहेंगे तो वह भी दवाई उपलब्ध हो जाएंगे। इसी कड़ी में जो है मैं बिहार की राजनीतिक पर मैं बात करूं तो बिहार में जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला जनसंवाद यात्रा निकाले हैं
जिस पर जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि ये महिला जनसंवाद यात्रा फिजूल खर्ची है। आखिर बिहार में जो है 15 से 20 साल से जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो फिर बिहार में विकास कोसों दूर क्यों बिहार में उद्योग क्यों नहीं, बिहार में जो है कि युवाओं को रोजगार क्यों नहीं। कहीं ना कहीं जो इन सभी निशानों पर जो है नीतीश कुमार को घेरते हुए जो है तेजस्वी यादव आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो है चुनावी यात्रा है, ये जो है महिला जनसंवाद यात्रा नहीं है। आप देख रहे थे सिटी रिपोर्टर, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से। सिटी रिपोर्टर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के छुरानगर में हुए एक बड़ी घटना, जो दिल दहला देने वाली घटना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बता दें कि गरियाबंद जिले के छुरानगर में आज लगभग 11 से 12 बजे के आसपास एक कलयुगी पति ने अपनी ही 30 वर्षीय पत्नी बिस्मीबाई की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हालांकि परिजनों ने उन्हें अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां उनकी मृत्यु हो गई। हत्या के बाद गोपी मार्कंडे पति आरोपी सरेंडर करने थाने पहुंच गया और जहां थाने में उन्हें हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि इस हत्या का कारण उनकी आपसी पारिवारिक विवाद है। वहीं मृतक के छोटे बच्चे भी हैं जो महासमुंद में पढ़ाई करते हैं। वहीं पुलिस हिरासत में लेकर हत्या के कारणों का पूछताछ कर रही है, लेकिन मां की मृत्यु हो जाने और पिता के जेल चले जाने से बच्चों की मुसीबत जरूर बढ़ जाती है। JQ24 के लिए छत्तीसगढ़ गरियाबंद से कैमरामैन प्रियांशु राजपूत के साथ वीडियो जर्नलिस्ट परमेश्वर राजपूत।